27 मई 1964 पंडित जवाहरलाल नेहरू की इस दिन मृत्यु हो गई और इस मृत्यु ने भारतीय राजनीति में एक भूचाल ला दिया। 17 साल तक नेहरू ने इस देश का नेतृत्व किया था, लेकिन इन्होंने कोई उत्तराधिकारी अपना तय नहीं किया, जिस कारण से कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व के लिए एक गहरा संकट खड़ा हो गया। अब सबसे बड़ी बात यह थी कि उस वक्त के कांग्रेस में कई धाराएं बटी हुई थी, जिसकी चर्चा हम आगे चल करके करेंगे। और इन धाराओं ने ऐसी परिस्थिति खड़ा कर दी कि ऐसा लगा कि कांग्रेस अब टूट जाएगा। अब इन सारे परिस्थितियों में कई सवाल छुपे थे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। हालांकि आगे चलकर यह डिसाइड हो गया कि लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन प्रश्न यह उठकर आया कि लाल बहादुर शास्त्री ही प्रधानमंत्री के रूप में क्यों चुने गए। और एक व्यक्ति जिसका नाम आप जानते होंगे, के कामराज ने कैसे किंग मेकर की भूमिका निभाई और लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया। एक बात और जो हम लोगों से छुट्टी न रह जाए, आप नाम जानते होंगे मोरारजी देसाई का, जो आगे चल के प्रधानमंत्री ही बने। मोरारजी देसाई जैसे अनुभवी नेता भी के कामराज के नीतियों के आगे फीका पड़ गए और उनकी हार हो गई, यानी कि शास्त्री प्रधानमंत्री बने। लेकिन आपको पता है कि शास्त्री जी बहुत दिनों तक उस पद को, प्रधानमंत्री पद को नहीं चला पाए। उनकी भी मृत्यु हो गई ताशकंद में। इसकी भी चर्चा करेंगे कि उनकी मृत्यु कैसे हुई और मृत्यु होने के बाद भारतीय राजनीति कैसे करवट लिया और इंदिरा गांधी कैसे सत्ता में आई और सत्ता में आने के बाद इसने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, प्रिवी पर्स का अंत किया और 1969 के राष्ट्रपति के चुनाव में कैसे कांग्रेस को दो हिस्सों में बांटा और भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दिया। आज हम इन सारे प्रश्नों के जवाब तलाशेंगे और नेहरू के मृत्यु के बाद से इंदिरा गांधी तक के प्रधानमंत्री होने की कहानी को और राजनीति को पूरी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। नेहरू जी की जब मृत्यु हुई तो उस समय भारत की कांग्रेस सबसे प्रभावशाली राजनीतिक पार्टी थी और इस परिस्थिति में जब नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी तो कांग्रेस कई गुटों में बटा हुआ था। पहला गुट नेहरूवादी, जो नेहरू जी के विचार के समर्थक थे, जो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के समर्थक थे। हम आपको कभी समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता भी समझाएंगे कि नेहरू के विचार में क्या था, लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि ये लोग नेहरूवादी थे। दूसरे थे दक्षिणपंथी, इसका भी एक अलग मायने है, लेकिन थोड़ा सा आपको बता देते हैं। दक्षिणपंथी जिसे सिंडिकेट कहा जाता है, जो बाजार अर्थव्यवस्था और रूढ़िवादी नीतियों के पक्षधर थे। और तीसरे जो नेता थे वो क्षेत्रीय नेता थे, जो अपने अपने राज्य, मतलब अलग अलग राज्यों से आए हुए होते थे, तो वो अपने अपने राज्यों के हित को साधने में लगे रहते थे और ये सब आपस में टकरा रहे थे। इस टकराव ने न केवल नेतृत्व के चयन को, मतलब प्रधानमंत्री पद का जो नेतृत्व था उसके चयन को जटिल बनाया, बल्कि कांग्रेस के एकता को भी खतरे में डाल दिया। रामचंद्र गुहा की एक किताब है जिसका नाम है इंडिया आफ्टर गांधी, द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इसमें गुहा ने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु ने भारत के लोकतंत्र के लिए एक अनिश्चित दौर शुरू किया, जहां कांग्रेस की एकता और देश का भविष्य दांव पर था। अब प्रधानमंत्री की रेस में सबसे पहले, सबसे आगे खड़े थे मोरारजी देसाई। लेकिन प्रश्न यह उठा कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने क्यों नहीं, एक बड़ा सवाल था। मोरारजी देसाई की बात करें तो वह कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे और दक्षिणपंथी गुट, जिसे हम सिंडिकेट कह रहे हैं, इसके प्रमुख सदस्य थे। वे आर्थिक उदारीकरण और कम समाजवादी नीतियों के बड़े समर्थक थे।
जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद वे प्रधानमंत्री बनने के, जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा, प्रबल दावेदार थे। लेकिन कई कारण थे जो उनको इस पद को हासिल करने में एक बाधा के रूप में सामने आया। जवाहरलाल के मृत्यु के बाद कांग्रेस के नेतृत्व का फैसला करने वाले जो सबसे बड़े नायक आए, उनका नाम था के कामराज। के कामराज जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे और जो सिंडिकेट, जिसे हम दक्षिणपंथी कह रहे हैं, उसके एक महत्वपूर्ण लीडर थे। और उन्हें हम इतिहास में किंग मेकर के नाम से भी जानते हैं और उन्होंने उसी वक्त किंग मेकर की भूमिका निभाई। कामराज ने यह तय किया कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को बनाया जाएगा। इसी पर एक किताब लिखी गई है पीसी राय के द्वारा। पीसी राय ने किताब लिखी है कामराज, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ के कामराज। इसमें उन्होंने बताया है कि कामराज ने शास्त्री जी को प्रधानमंत्री पद के लिए क्यों चुना। इसका कारण था शास्त्री का नेहरूवादी और दक्षिणी गुटों के बीच एक समझौतावादी उम्मीदवार के रूप में माना गया शास्त्री जी को। शास्त्री जी बहुत सौम्य व्यक्ति थे, बहुत साफ सुथरे व्यक्ति थे, उनको गुटबाजी से कोई मतलब नहीं होता था। मतलब जो भी कांग्रेस में गुटबाजी चल रही थी उससे ये अलग थे और इन्हें यानी कि लाल बहादुर शास्त्री को दोनों पक्षों का समर्थन प्राप्त था। 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। इसके लिए कोई वोटिंग नहीं हुई। कामराज ने सभी नेताओं से लाल बहादुर शास्त्री के लिए बात कर ली और सभी ने इनके नाम पर मुहर लगाई, सर्वसम्मति बनाई और ये प्रधानमंत्री बन गए। शास्त्री जी के दूसरे पक्ष में थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई का विचार जो था वो थोड़ा कठोर और जिद्दी किस्म का था। इस कारण से उन्हें कई नेता पसंद नहीं भी करते थे। रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में इस बात का जिक्र किया है कि कामराज ने शास्त्री को इसलिए चुना क्योंकि वह देसाई की तुलना में कम विवादास्पद थे और लोगों के प्रिय थे। शास्त्री के समय शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने तो उस समय भारत की स्थिति काफी गंभीर थी और आर्थिक संकट से जूझ रहा था। 1962 का हम लोग युद्ध झेल चुके थे जो भारत और चाइना का हुआ था। उसमें रक्षा खर्च ने हमारे अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया था। इसके अलावा 1964-65 में खराब मानसून के कारण खाद्य उत्पादन में भारी कमी आई, जिससे देश अनाज की कमी में चला गया और महंगाई बढ़ गई। भारत को खाद्य आयात के लिए अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर होना पड़ा। यह निर्भरता नेहरू जी को तो बिल्कुल पसंद नहीं था। नेहरू के आत्मनिर्भर सिद्धांत के यह बिल्कुल खिलाफ था, लेकिन कोई विकल्प नहीं था। शास्त्री जी ने इस संकट से निपटने के लिए एक बहुत शानदार कदम उठाया। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री रहते हुए जय जवान और जय किसान का नारा दिया, जो सैनिकों और किसानों को देश की रीढ़ की हड्डी मानता था। इन्हीं के समय में हरित क्रांति की भी नींव रखी गई। इसमें कृषि वैज्ञानिक और नीति निर्माताओं को बढ़ावा दिया गया ताकि खाद्य उत्पादन भारत में बढ़ सके। उस वक्त भारत सरकार के कृषि मंत्री थे सी सुब्रमण्यम। इन्होंने नए नए बीज और नए नए तकनीकों को बढ़ावा दिया। इस बात को लेकर सीपी श्रीवास्तव अपने किताब जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री ए लाइफ में लिखा कि शास्त्री जी ने व्यक्तिगत स्तर पर देशवासियों से अपील की कि वे खाद्य संकट में एक समय का भोजन छोड़ दें और खुद इस नियम का पालन करना उन्होंने शुरू कर दिया। इस किताब में शास्त्री जी की सादगी, कभी हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे इनके सादगी के विषय में, सादगी और जनता से जुड़ाव को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है। कभी इस किताब को आपको जरूर पढ़ना चाहिए कि एक नेता की सादगी क्या होनी चाहिए।
आपको पता है कि इन्हीं के समय में 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध भी छिड़ गया। यह शास्त्री जी के काल की सबसे बड़ी घटना थी। पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू कर दिया था, जिसके जवाब में भारत ने सैन्य कार्रवाई का पूरा बंदोबस्त किया। इस युद्ध में भारतीय सेना ने काफी अच्छा मजबूत प्रदर्शन किया और शास्त्री जी के नेतृत्व में यह देश एक प्रेरणादायक जीत हासिल किया। उनके नारे ने, शास्त्री जी के नारे ने, जय जवान और जय किसान ने सैनिकों और नागरिकों को जोश से भर दिया था। युद्ध के बाद सोवियत संघ के ताशकंद में शांति समझौता के लिए मेज तैयार की गई। इस पर शास्त्री जी ने हस्ताक्षर भी किया, जिसे हम ताशकंद समझौता कहते हैं। लेकिन 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में उनकी रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई। यह भी एक डिबेट का विषय है कि यह रहस्यमयी तरीका क्या था, कैसे उनकी मृत्यु हुई, कभी बाद में बात करेंगे, जिसने देश को फिर से उसी राजनीतिक संकट में डाल दिया। जब नेहरू जी की मृत्यु हुई थी तो देश राजनीतिक संकट में गया था। लाल बहादुर शास्त्री पर एक किताब लिखी कुलदीप नैयर ने। उस किताब का नाम है लाल बहादुर शास्त्री, पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड। इसमें उन्होंने बताया, कुलदीप नैयर ने, कि शास्त्री जी का जो युद्ध हुआ उस समय जो छवि बनी वह नेहरू जी से बिल्कुल अलग थी। शास्त्री जी एक साधारण नेता थे, लेकिन युद्ध में उनके निर्णायकता ने उन्हें राष्ट्रीय नायक बना दिया। जन जन उनसे इस कहानी से प्रेरित थे, उनके इस निर्णय से प्रेरित थे। हालांकि ताशकंद समझौते को लेकर कुछ लोगों के मन में विवाद भी रहा, क्योंकि लोगों का मानना था कि जब भारत युद्ध जीत गया और इतने बड़े क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया तो इतने आसानी से उसे लौटाने की क्या जरूरत थी, ये लोगों का कहना था। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद कांग्रेस में काफी हलचल तेज हो गई। पार्टी को एक नए नेता की जरूरत थी, लेकिन यह आसान नहीं था। कांग्रेस उस समय कई गुटों में बटा हुआ था, जैसा कि हमने आपको ऊपर ही बताया। एक तरफ थे मोरारजी देसाई, जो अनुभवी नेता थे और कई सालों से पीएम बनने के दौर में थे। दूसरी तरफ थी इंदिरा गांधी, जो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी और शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री थी। रामचंद्र गुहा ने अपने किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा है कि मोरारजी देसाई को अपनी लोकप्रियता पर पूरा भरोसा था, लेकिन उनकी सख्त छवि ने कई नेताओं को असहज कर दिया था। मतलब मजबूत तो थे ही, लेकिन कई नेता उनसे खुश नहीं थे। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी को कम अनुभव था और उन्हें लोग गूंगी गुड़िया समझते थे, जो राजनीति के बड़े खिलाड़ी थे, पंडित थे उस वक्त के। कुछ नेताओं को लगता था कि वे आसानी से इस गूंगी गुड़िया को, यानी कि इंदिरा गांधी को कंट्रोल कर सकते हैं। इस समय भी कांग्रेस के अध्यक्ष वही के कामराज, जिसको मैंने कहा कि चाणक्य की तरह जो है राजा बनाने वाले थे, तो के कामराज को किंग मेकर की भूमिका में हमने पहले भी दिखाया और अभी भी आपको भी दिखा रहे हैं कि किंग मेकर की ही भूमिका निभाई। कामराज चाहते थे कि पार्टी में टूट न हो। नीरजा चौधरी ने एक किताब लिखा है, बहुत बड़ी पत्रकार हैं, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। इस किताब में वो लिखती हैं कि कामराज ने इंदिरा गांधी को समर्थन दिया क्योंकि वह नेहरू की विरासत को आगे ले जा सकती थी, लेकिन मोरारजी देसाई ने भी हार नहीं मानी क्योंकि कई वर्षों से प्रधानमंत्री के दौर में थे। उन्होंने इंदिरा गांधी को चुनौती दे दी, जिसके कारण कांग्रेस में एक खुला मुकाबला शुरू हो गया। यह मुकाबला इतना तीखा हुआ कि गुप्त मतदान करना पड़ा कांग्रेस के अंदर ही कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन इस दौर में कामराज की रणनीति और इंदिरा गांधी की लोकप्रियता ने बाजी पलट दी।
गुप्त मतदान में इंदिरा गांधी को 355 वोट मिले, जबकि मोरारजी देसाई को सिर्फ 169 वोट मिला। इस तरह 47 साल की उम्र में इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। लेकिन यह जीत आसान नहीं थी। कामराज की रणनीति और नेहरू की विरासत ने इंदिरा गांधी के लिए यह पीएम की राह बनाई। इंदिरा ने जीत के बाद मोरारजी देसाई का पैर भी छूकर सम्मान किया, लेकिन पैर छूने से पार्टी का तनाव कम नहीं हुआ। मोरारजी देसाई जो पीएम बनने के दौर में आगे चल रहे थे, वह इंदिरा गांधी से हार गए थे और अब वो इंदिरा गांधी के खिलाफ थे। सिंडिकेट ग्रुप, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, जिसमें मोरारजी देसाई, के कामराज, नीलम संजीवा रेड्डी जैसे दिग्गज नेता थे। इन नेताओं का मानना था कि इंदिरा गांधी को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन इंदिरा ने जल्द ही दिखा दिया कि हम गूंगी गुड़िया नहीं है, यानी कि वह गूंगी गुड़िया नहीं है। इंदिरा के सामने कई चुनौतियां थी प्रधानमंत्री बनने के बाद। देश में सबसे महत्वपूर्ण संकट जो सब प्रधानमंत्रियों के सामने शुरू में रहा, आर्थिक संकट थी, खाद्यान्न की कमी थी, पार्टी के भीतर खूब गुटबाजियां चल रही थी। इंदिरा गांधी अब इसका सामना करने के लिए अपने साहस के दम पर तैयार हो चुकी थी। 1969 में इंदिरा गांधी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को हिला दिया। यह इसका सबसे पहला और मजबूत फैसला था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण का। लेकिन यह बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता क्या है, ये भी समझ लेते हैं। उस समय भारत के ज्यादातर बैंक बड़े प्राइवेट लोगों के हाथ में थे। ये बैंक अमीर और बड़े उद्योगपतियों को ही केवल लोन देते थे, लेकिन गरीब, किसान और छोटे व्यापारियों को मदद नहीं मिलती थी। रामचंद्र गुहा ने अपने पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा है कि 1969 में इंदिरा गांधी ने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि बैंक अब सरकार के नियंत्रण में आ गए। 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी ने एक अध्यादेश के माध्यम से इन सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। बाद में 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। उस समय देश काफी गरीबी स्थिति से गुजर रहा था। इंदिरा गांधी चाहती थी कि बैंक गरीब, किसान और छोटे व्यापारियों को भी आसानी से लोन प्रदान करे, लेकिन यह नहीं हो रहा था। इसी कारण से इन्होंने राष्ट्रीयकरण किया। इस फैसले से कुछ विवाद भी जरूर खड़े हुए, जैसे बड़े उद्योगपति और प्राइवेट बैंक मालिक जो थे वो नाराज हो गए। फिर भी यह कदम भारत की अर्थव्यवस्था के लिए विद्वानों ने ऐतिहासिक माना। दूसरा एक और इंदिरा गांधी ने कदम उठाया, वो भी बहुत साहसिक और बहुत बड़ा कदम था, वो था प्रिवी पर्स का। प्रिवी पर्स के अंत को समझते हैं हम लोग, लेकिन सबसे पहला बात है कि प्रिवी पर्स था क्या। जब भारत आजाद हुआ तो देश में 500 से ज्यादा रियासतें थी और उनके राजा महाराजाओं को सरकार के तरफ से प्रिवी पर्स यानी कि विशेष भत्ता मिलता था। बदले में उन्होंने अपने रियासत का भारत में विलय कर दिया था। यह भत्ता कोई सिंपल पेमेंट नहीं होता था, लाखों करोड़ों रुपए में यह भत्ता उन राजाओं को दिया जाता था। जबकि देश में उस वक्त गरीबी चरम पर थी। एक तरफ लाखों करोड़ों दिया जा रहा है और एक तरफ गरीबी में लोगों के पास खाने के लिए नहीं। प्रश्न लोगों ने उठाया कि भाई क्यों फैसला लिया गया। इंदिरा गांधी चाहती थी कि यह जो सामंती व्यवस्था चल रहा है वह खत्म हो और प्रिवी पर्स से सरकार का पैसा जो राजघरानों को जा रहा था, अब जो गरीबी और भूख से मर रहे हैं लोग, उनके थाली में भोजन के लिए उपयोग किया जाए।
यह भी एक राजनीतिक कदम था। इंदिरा गांधी ने इसे गरीबों के हित में प्रचारित किया, जिससे उनकी छवि गरीबों के बीच में काफी मजबूत हुई। इंडिया आफ्टर गांधी में रामचंद्र गुहा लिखते हैं, यह जो फैसला पीवी पर्स का इंदिरा गांधी ने लिया, उसका एक चरित्र समाजवादी नेता के रूप में समाज में स्थापित हो गया। अब यह भी प्रश्न आता है कि इसके समाप्त करने से फायदे क्या हुए। प्रिवी पर्स के समाप्त होने से सरकार के करोड़ों रुपए बचे, जो विकास कार्यों में लगाए जाने लगे। राजघरानों का राजनीतिक प्रभाव कम हुआ और भारत में समानता की भावना का एक बढ़ावा मिला, या कह सकते हैं विकास हुआ। इस कदम ने इंदिरा गांधी को जनता के बीच और लोकप्रिय बनाया, और खासकर गरीब और मध्य वर्ग के लोग थे, वो अब इन्हें मसीहा मानने लगे। इंदिरा के इन साहसिक फैसलों से कांग्रेस में और तनाव बढ़ गया। कांग्रेस के अंदर में सिंडिकेट ग्रुप, जिसमें कामराज और नीलम संजीवा रेड्डी जैसे नेता थे, इंदिरा गांधी के बढ़ते प्रभाव से नाराज होने लगे थे। 1969 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। इस चुनाव ने एक बहुत बड़ा राजनीतिक टर्निंग पॉइंट खड़ा किया। राष्ट्रपति संजीवा रेड्डी को सिंडिकेट ने समर्थन दिया कि राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी बनेंगे, लेकिन इनके सामने इंदिरा गांधी ने बीबी गिरी को आगे कर दिया। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड में नीरजा चौधरी लिखती हैं कि इंदिरा गांधी ने बीबी गिरी को स्वतंत्र उम्मीदवार बनाकर समर्थन किया, मतलब अपने पार्टी से नहीं किया। 1969 का राष्ट्रपति चुनाव भारत के लिए एक बड़ा मोड़ साबित होने वाला था, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव में संसद और विधानसभाओं के सदस्य वोट करते हैं। लेकिन इस बार यह चुनाव सिर्फ राष्ट्रपति चुनने का नहीं, बल्कि कांग्रेस के भीतर सत्ता की जो लड़ाई चल रही थी, लड़ाई का मैदान बना हुआ था, उसका था। सिंडिकेट ग्रुप, जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे, के कामराज जैसा कि हमने बताया, तमिलनाडु के बड़े नेता थे और कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। मोरारजी देसाई थे, जो गुजरात से आते थे, कई बार पीएम के दौर में रह चुके थे, सब बता चुके हैं। और नीलम संजीवा रेड्डी, जो आंध्र प्रदेश के बड़े नेता थे और लोकसभा के स्पीकर भी थे, और ये कांग्रेस के उम्मीदवार भी थे। तो इन लोगों ने मिलकर नीलम संजीवा रेड्डी को ही अपना उम्मीदवार चुना, और ये हमने आपको बताया कि बड़े बड़े नेता थे। कामराज द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ के कामराज के जो पुस्तक लिखने वाले पीसी राय हैं, वह बताते हैं कि सिंडिकेट को लगता था कि रेड्डी के जरिए, यानी कि नीलम संजीवा रेड्डी जब राष्ट्रपति बन जाएंगे, तो इंदिरा गांधी जो इतना सारा निर्णय ले रही है, इसके ऊपर लगाम लगा सकते हैं। और हमने आपको पहले ही बताया कि इंदिरा गांधी ने अलग चाल चल दिया था, और इंदिरा गांधी ने मजदूरों के नेता रहे बीबी गिरी को राष्ट्रपति के चुनाव में उतार दिया, जो कई बार केंद्रीय मंत्री भी रह चुके थे। उस समय वह भारत के उपराष्ट्रपति थे, बीबी गिरी। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड में नीरजा चौधरी, इनका पुस्तक है ये, बताती हैं कि बीबी गिरी इंदिरा के लिए सही थे, क्योंकि वे उनकी समाजवादी नीतियों के समर्थक भी थे और सिंडिकेट के कंट्रोल में कभी नहीं रहे। मतलब जो बड़े बड़े कांग्रेस के नेता जो नाराज थे इंदिरा गांधी से, उनके पहलू में नहीं रहे। लेकिन इंदिरा गांधी ने यहां एक बड़ी चाल चली थी। उन्होंने बीबी गिरी को कांग्रेस का आधिकारिक उम्मीदवार नहीं बनाया, बल्कि स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर समर्थन दे दिया। इसे लोगों ने चाल क्यों कहा? इंदिरा गांधी को डर था कि अगर संजीवा रेड्डी राष्ट्रपति बने, जो कि पहले से ही सिंडिकेट चाहता था कि राष्ट्रपति बने, तो उनको पता था कि यह सिंडिकेट के इशारे पे काम करेंगे और इंदिरा सरकार मुश्किल में पड़ जाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए रामचंद्र गुहा, जिसके पुस्तक का जिक्र हम बार बार कर चुके हैं, इंडिया आफ्टर गांधी, में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का पद उस समय भी काफी ताकतवर था। दूसरा कारण यह भी था कि जो बीबी गिरी थे, वह एक स्वतंत्र उम्मीदवार बनकर इंदिरा गांधी के सामने थे
कांग्रेस के बाहर के पार्टियों का भी समर्थन मिल सकता था, जिसमें सीपीआई और डीएमके और दूसरे वामपंथी पार्टी थे, क्योंकि यह किसानों और मजदूरों के नेता थे बीबी गिरी। तो इस कारण से इन पार्टियों ने भी इनको समर्थन दे दिया। तीसरा कारण था कि इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के सांसदों और विधायकों से, तीसरी बात में इन्होंने कहा कि वो अपने अंतरात्मा की आवाज सुने, जिसको वोट करना है करे। आप बीबी गिरी को भी कर सकते हैं, नीलम संजीवा रेड्डी को, लेकिन उनका इशारा बीबी गिरी के तरफ था। इसका मतलब था कि वो पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार रेड्डी को वोट देने के लिए बाध्य नहीं कर रही थी कि जो उनके करीबी थे रेड्डी को ही वोट देना है। यह एक काफी चतुर चाल मानी गई, जिससे सिंडिकेट की पकड़ को कमजोर कर दिया। और 17 अगस्त 1969 को जब वोटिंग हुई तो बीबी गिरी ने नीलम संजीवा रेड्डी को हरा दिया था। बीबी गिरी की जीत ने इंदिरा गांधी को नई ताकत दे दी। और हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड, जिसको नीरजा चौधरी ने लिखा है, जिसका बार बार हम जिक्र भी कर रहे हैं, इस जीत ने, उन्होंने कहा, लिखा उन्होंने कि इस जीत ने सिंडिकेट के नेताओं जैसे के कामराज और मोरारजी देसाई को हिलाकर रख दिया। नवंबर 1969 में कांग्रेस पार्टी दो हिस्से में बट गई। एक इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली पार्टी, जिसे कांग्रेस आर कहा गया, यानी कि रूलिंग पार्टी, और दूसरा सिंडिकेट की कांग्रेस, जिसे कांग्रेस ओ कहा गया, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। इन सारे घटनाओं के बाद इंदिरा गांधी ने अपनी नई रणनीति बनाई। उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया, जो 1971 के लोकसभा चुनाव में हर गली नुक्कड़ तक पहुंच गया। और इंडिया आफ्टर गांधी में रामचंद्र गुहा ने लिखा कि इस नारे और इंदिरा गांधी के बैंकों के राष्ट्रीयकरण जैसे फैसले ने उन्हें गरीब और मध्यम वर्ग का हीरो बना दिया। 1971 में उनकी पार्टी भारी बहुमत से जीत हासिल की और फिर सत्ता में आई। यही तक की हमारी आज की कहानी थी। उम्मीद करते हैं कि आप नेहरू से इंदिरा गांधी तक के सफर को समझे होंगे और पॉलिटिक्स के बदलाव को आपने देखा होगा। फिर हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच।